नमस्कार छात्रों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी अध्याय 1 को, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आज हम व्याख्यान भाग 1 को पढ़ेंगे, जिसमें हम एनसीईआरटी अनुभाग 1.1.1 को पढ़ेंगे। यह अस्वीकरण है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा पाठ है, यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यह अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं आज हम, जो कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा हेतु एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस प्रस्तुति में हम व्यवस्थित रूप से मुख्य अवधारणाओं को समझेंगे और उनकी तैयारी के लिए एक रूपरेखा प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले छात्रों, हमें आधारभूत अवधारणाओं को समझना होगा। रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, साथ ही अभिकारकों एवं उत्पादों के मध्य का अंतर स्पष्ट होना आवश्यक है। अगला चरण है शब्द समीकरण लिखना और उन्हें संतुलित रासायनिक समीकरणों में परिवर्तन करना। शब्द समीकरण का अर्थ है अभिक्रिया में सम्मिलित अभिकारकों एवं उत्पादों के नाम लिखना, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जल का निर्माण करता है। अब हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में बात करते हैं। इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों का कुल द्रव्यमान समान रहता है। कुछ भी बनता या नष्ट नहीं होता, केवल पूर्ण व्यवस्थित होता है। अब अगर रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करें तो उसके अलग अलग प्रकारों को समझना भी केवल महत्वपूर्ण है। संयोजन अभिक्रिया, जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक उत्पाद बनाने के लिए संयोजित होते हैं, उसे कहते हैं। और वियोजन, विस्थापन और द्विस्थापन, ये सभी अलग अलग अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। अंत में महत्वपूर्ण रासायनिक समीकरणों को याद करना और उन्हें संतुलित करने का अभ्यास करना बहुत जरूरी है, जैसे प्रकाश संश्लेषण, जंग लगना, उदासीनीकरण आदि। तो आज के हमारे व्याख्यान में सम्मिलित होने के पश्चात आप निम्नलिखित में सक्षम होंगे। तो यह है हमारे सीखने का उद्देश्य जो हम देख रहे हैं। रासायनिक समीकरण की व्याख्या करने में आप सक्षम होंगे और उनको लिखने में आप सक्षम होंगे। तो सबसे पहले हम इस अध्याय का एनसीईआरटी अनुभाग 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ेंगे। उसके बाद हम अनुभाग 1.1 रासायनिक समीकरण के बारे में जानेंगे और फिर हम रासायनिक समीकरण लिखना सीखेंगे, जो कि एनसीईआरटी का अनुभाग 1.1.1 है। अंत में हम सारांश देखेंगे। तो अब हम अपने विषय का आरंभ कर रहे हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो दैनिक जीवन में कुछ वास्तविक उदाहरण पर चर्चा करते हैं और मैं चाहूंगा कि आप भी सक्रिय रूप से विचार करें कि इन परिस्थितियों में क्या और क्यों घटित होता है। ये सभी उदाहरण हमारे परिवेश में घटित होते हैं, अतः इनसे जुड़ाव बनाना सरल होगा। ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि प्रत्येक उदाहरण एक रासायनिक या भौतिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। पहला उदाहरण है, दूध को गर्मियों में कमरे के तापमान पर छोड़ दिया जाता है। तो जब दूध को शीतक में नहीं रखते और गर्मी में बाहर छोड़ देते हैं तो क्या होता है, दूध खट्टा हो जाता है या फिर खराब हो जाता है। यह एक तरीके का रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दूध के अंदर लैक्टिक अम्ल जीवाणु बढ़ते हैं और दूध का संगठन बदल जाता है। इसी प्रक्रिया को हम किण्वन भी कहते हैं और इसमें नए पदार्थ बनते हैं, इसलिए यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब दूसरा उदाहरण है, लोहे के तवे या कढ़ाई अथवा कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाना। ऐसा करने पर क्या होता है, लोहे को आर्द्र यानी नमी युक्त वातावरण में छोड़ने पर उस पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है, जिसे हम जंग कहते हैं। जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है, जिसमें लोहा, ऑक्सीजन और जल परस्पर क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाते हैं और इस प्रक्रिया को संक्षारण भी कहा जाता है। यहाँ भी एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है ना, जो कि हम कह रहे हैं जंग लग रहा है, अतः यह भी एक रासायनिक परिवर्तन होता है। जो हमारा थर्ड यानी तृतीय उदाहरण है, वह है अंगूरों का किण्वन।
जब अंगूरों को कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है तो उनमें किण्वन की प्रक्रिया होती है, जिससे मदिरा अथवा अल्कोहल का निर्माण हो सकता है। यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया ही है जिसमें खमीर की सहायता से शर्करा अल्कोहल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। अब चूंकि इसमें भी एक नवीन पदार्थ का निर्माण होता है, अतः यह भी एक रासायनिक परिवर्तन होता है। अगला हमारे पास उदाहरण है भोजन का पकना। जब हम भोजन पकाते हैं तो कच्ची सब्जियों या फिर चावल का रंग, स्वाद और उनकी संरचना पूर्णतः बदल जाती है। भोजन पकाना एक रासायनिक परिवर्तन में आता है, क्योंकि ऊष्मा देने से भोजन के अणु टूटते हैं या आपस में जुड़ते हैं, जिससे नए स्वाद और रंगों का निर्माण होता है। और इसी कारण पके हुए भोजन को पुनः कच्चा नहीं बनाया जा सकता। तो ये भी एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। अगला हमारे पास उदाहरण है हमारे शरीर में भोजन का पाचन। जब भोजन ग्रहण करते हैं हम, तो वह आमाशय में जाकर एंजाइम्स और अम्लों की सहायता से पचता है। यहाँ भी क्या हो रहा है, भोजन के जटिल अणु टूटकर सरल अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं, जिन्हें शरीर अवशोषित कर सकता है। और पाचन एक रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि इनमें नए पदार्थों का निर्माण होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। अंतिम उदाहरण जो हम अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं वह है श्वसन, सांस लेना। सामान्यतः श्वसन का अर्थ श्वास लेना समझा जाता है, किंतु विज्ञान की दृष्टि में इसका अर्थ ऑक्सीजन का उपयोग कर भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करना है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज और ऑक्सीजन परस्पर अभिक्रिया करते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। और यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है और इसी के माध्यम से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। अब हम चर्चा करते हैं कि जब भी कोई प्रक्रिया होती है, चाहे वह भौतिक हो या रासायनिक, तो उसका परिणाम क्या होता है। तो सबसे पहले प्रक्रियाओं में होने वाले परिवर्तन के परिणामों का पहला बिंदु यह है कि जब भी कोई परिवर्तन होता है, चाहे वह भौतिक हो या रासायनिक, जो प्रारंभिक पदार्थ था उसकी प्रकृति और पहचान कुछ हद तक बदल जाती है। इसका अर्थ जो आरंभ में था वह प्रक्रिया के बाद वैसा का वैसा नहीं रहता। उदाहरण स्वरूप, यदि हम दूध को दही में बदल देते हैं तो दूध की पहचान बदल गई। इसी प्रकार यदि हम बर्फ को पिघलाते हैं तो बर्फ की अवस्था बदल गई, लेकिन वह अभी भी पानी ही है H2O ही। इसीलिए यह समझना आवश्यक है कि प्रक्रिया के पश्चात पदार्थ में कुछ न कुछ बदलाव अवश्य आता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य है, परिवर्तन दो प्रकार के हो सकते हैं, भौतिक या फिर रासायनिक। ठीक है, भौतिक परिवर्तन मतलब केवल पदार्थ की ब्रह्म रूप रेखा या अवस्था में परिवर्तन होना, उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन होना, किंतु पदार्थ की मूल पहचान नहीं बदलती। वहीं इसके विपरीत रासायनिक परिवर्तनों में पदार्थ की आंतरिक पहचान ही बदल जाती है और एक नवीन पदार्थ का निर्माण होता है। अतः जब भी कोई प्रक्रिया घटित हो, हमें यह अवलोकन करना चाहिए या वह भौतिक है या अथवा रासायनिक। अब हम रासायनिक परिवर्तन के विषय में चर्चा कर ही रहे हैं, तो जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन घटित होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई, है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया का तात्पर्य एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करते हैं और नवीन गुणों वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जब लोहा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो वह जंग में परिवर्तित हो जाता है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया का सटीक उदाहरण है। अब एक पदार्थ दूसरे में बदल जाता है ना, उसके गुण, उसका संगठन, सब कुछ बदल जाता है। जैसे खाना बनाने में जब आटे को हम रोटी बना देते तो वह एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि आटे के गुण रोटी बनने के बाद वापस नहीं आ सकते, है ना, हम उसे वापस नहीं बदल सकते। इसीलिए रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा एक नया पदार्थ बनता है। अब हम भौतिक परिवर्तन की चर्चा करें तो जब भी भौतिक परिवर्तन होता है, केवल पदार्थ का भौतिक रूपांतरण होता है उसमें, जबकि उसकी जो रासायनिक पहचान है वह अपरिवर्तित रहती है। उदाहरण के लिए जल को ले लीजिए, आप अगर जल को जमा दें वह बर्फ बन जाएगा, लेकिन रहेगा तो, या उसका रासायनिक सूत्र तो रहेगा H2O ही, है ना, चाहे वो पानी हो, जल हो या फिर वो बर्फ हो। अर्थात पदार्थ की मूल पहचान नहीं बदलती, किसमें, भौतिक परिवर्तन में।
अब भौतिक परिवर्तन की परिभाषा देखते हैं। भौतिक परिवर्तन ऐसी प्रक्रिया होती है जो किसी पदार्थ के भौतिक गुणों को उसके रासायनिक पहचान को बदले बिना परिवर्तित कर देती है। इसका अर्थ ये है कि जैसे ठोस से द्रव्य, द्रव्य से गैस में बदलना, ये सभी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। इनमें पदार्थ रासायनिक सूत्र पदार्थों का समान रहता है, बस उसकी अवस्था या फिर उसका आकार बदल जाता है। तो अब हम महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं, जो कि है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बीच का अंतर। तो हम बीच में भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों की तुलना, यानी उनके बीच कैसे हम तुलना कर सकते हैं, कैसे अंतर पता कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक तालिका दर्शाई गई है जिसमें भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन की तुलना की गई है। तो भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन होता है, जैसे कि बर्फ का पिघलना, जिसे पुनः जमाया जा सकता है। वहीं रासायनिक परिवर्तन एक स्थायी परिवर्तन है, जैसे लकड़ी का जलना, जिसे वापस लकड़ी प्राप्त नहीं की जा सकती। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, यानी परिस्थितियों को पलटने पर मूल अवस्था प्राप्त हो जाती है, लेकिन वही रासायनिक परिवर्तन सरलता से उत्क्रमणीय नहीं होता। परिस्थितियां बदलने पर भी मूल पदार्थ हम वापस प्राप्त नहीं कर सकते। केवल भौतिक गुण, जैसे कि उसका आकार, माप या फिर अवस्था बदल सकते हैं। रासायनिक परिवर्तनों में रासायनिक संगठन भी बदल जाता है और नए पदार्थों का निर्माण होता है। भौतिक परिवर्तन में कोई नया रासायनिक पदार्थ नहीं बनता, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में कम से कम एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है, और दोनों ही परिवर्तनों में द्रव्यमान एक संरक्षित रहता है, अर्थात द्रव्यमान में कोई क्षति नहीं होती, यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। उदाहरण के लिए बर्फ का पिघलना, जल का उबलना, ये सभी क्या है, भौतिक परिवर्तन। जबकि लकड़ी का जलना, जंग लगना, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। ऊर्जा के संदर्भ में बोलें तो भौतिक परिवर्तन में ऊर्जा का परिवर्तन बहुत ही कम या नहीं होता, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऊर्जा अवशोषित होती है या मुक्त होती है, जैसे ऊष्मा या प्रकाश के रूप में। आपको ये सभी बिंदु स्मरण रखने हैं, क्योंकि परीक्षा में इनके बीच अंतर पूछा जा सकता है। अब हम एक रोचक क्रियाकल्प से आरंभ करते हैं। मैग्नीशियम के फीते के दहन के माध्यम से हम रासायनिक अभिक्रिया को समझेंगे। इस क्रियाकल्प की प्रक्रिया देखते हैं। सबसे पहले तो सबसे प्रथम चरण यह है कि हमें मैग्नीशियम के फीते को साफ करना है, स्वच्छ करना है। तो देखिए, मैग्नीशियम के फीते की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक सुरक्षात्मक परत जमी होती है, जो दहन की प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न करती है। जब आप मैग्नीशियम के रिबन को जलाते हैं तो उसमें अवरोध उत्पन्न करती है वह क्या परत। तो इसीलिए इसे जलाने से पहले रेगमार से रगड़कर साफ करना आवश्यक है। यहाँ आप इस चित्र के माध्यम से 1.1 भी दिया गया है, जिसमें यह प्रदर्शित है कि मैग्नीशियम के फीते जल रहा है और उससे प्राप्त मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम एक कांच की शीशी या कांच की तश्तरी में एकत्रित किया जा सकता है। अगला चरण है मैग्नीशियम के फीते को चिमटे से पकड़ना। यह सुरक्षा की दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि जब फीता जलता है तो अत्यधिक ऊष्मा और तीव्र प्रकाश उत्पन्न होता है। तो इसे कभी भी सीधे हाथ से नहीं पकड़ना, सदैव चिमटे का ही उपयोग करना है। अब फीते को स्पिरिट लैंप की सहायता से प्रज्वलित करना है। जब फीता जलता है तब श्वेत रंग की भस्म यानी राख निर्मित होती है, और यह क्या है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो इस भस्म को, इस राख को हमें कांच की तश्तरी में एकत्रित करना है, जैसे कि हम चित्र में देख ही सकते हैं। तो यह प्रक्रिया दर्शाती है कि जब अभिकारक यानी हमारे पास जो है मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, तब एक उत्पाद यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, और यहाँ एक वास्तविक रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। अंतिम सुरक्षा बिंदु ये है कि जब मैग्नीशियम के फीते को जलाएं तो उसे अपनी आंखों से जितना हो सके उसे दूर रखें, क्योंकि जलता हुआ मैग्नीशियम बहुत तेज रोशनी देता है, जो आंखों के लिए हानिकारक हो सकता है। अब हम देखते हैं कि जब हम मैग्नीशियम के फीते का दहन करते हैं तो हम क्या प्रेक्षण करते हैं।
जब मैग्नीशियम फीता जलता है तो एक अत्यंत चमकदार श्वेत लौ उत्पन्न होती है। इसके पश्चात यह फीता एक श्वेत चूर्ण यानी राख में परिवर्तित हो जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि एक नवीन पदार्थ का निर्माण हो रहा है, और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का मुख्य संकेत यही होता है कि एक नवीन पदार्थ उस रासायनिक अभिक्रिया के बाद हमें मिलता है। तो जब भी आप इस प्रकार के परिवर्तन देखें, समझ जाएं कि वहां एक रासायनिक परिवर्तन घटित हो रहा है। अब आपके समक्ष एक चित्र यानी 1.1 प्रस्तुत है, जिसमें स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है कि मैग्नीशियम के फीते को वायु में दहन किया जा रहा है, और जो श्वेत चूर्ण, जो श्वेत राख निर्मित होता है, उसे कांच के तश्तरे में एकत्रित किया गया है। यह दृश्यात्मक प्रस्तुति आपको इस प्रक्रिया को स्मरण रखने में सहायता करेगी। अब हम निष्कर्ष अनुभाग पर आ पहुंचे हैं, यानी क्या परिणाम निकला हमारी इस गतिविधि के बाद। अब जो हमारा चूर्ण हमें मिली, जो राख हमें मिली, उसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में पहचानते हैं। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि मैग्नीशियम के फीते के दहन के पश्चात जो श्वेत चूर्ण प्राप्त हुआ वह एक नवीन यौगिक है, जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इससे हमें यह पता चला कि रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत एक नवीन पदार्थ निर्मित होते हैं, जिनके जिनके गुण मूल पदार्थ के गुणों से सर्वथा भिन्न होते हैं। अंततः यह चूर्ण कैसे निर्मित हुआ? यह मैग्नीशियम तथा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के मध्य हुई अभिक्रिया के फलस्वरूप बना है। अर्थात जब मैग्नीशियम का दहन किया जाता है तो वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है, और यही हमें इस गतिविधि में मिला है ना। तो अभिकारक जो कि यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, वह मिलकर हमें उत्पाद दे रहे हैं, जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह रासायनिक अभिक्रिया का आधारभूत सिद्धांत है। अब हम एक अत्यंत रोचक क्रियाकलाप करने वाले हैं, जिसका शीर्षक है क्रियाकलाप यानी गतिविधि 1.2। इसमें हम अवलोकन करेंगे कि जब लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिश्रित किया जाता है, मिलाया जाता है, तब क्या घटित होता है। अब ये समझने के लिए हमें इस गतिविधि, इस क्रियाकलाप को समझना पड़ेगा, और इससे हमें रासायनिक अभिक्रिया को समझने में सहायता मिलेगी। पहले हम प्रक्रिया से आरंभ करते हैं। तो प्रथम चरण में हमें एक परखनी लेनी है और उसमें लेड नाइट्रेट का विलयन भरना है। लेड नाइट्रेट एक श्वेत क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है जो जल में पूर्णतः विलय होता है। लघु स्तर पर अभिक्रियाओं के सूक्ष्म अवलोकन हेतु परखनी का उपयोग आदर्श रहता है। चूंकि हम रसायनों का उपयोग कर रहे हैं, अतः सुरक्षा मानकों का अनुपालन अनिवार्य है। अब हम अगले चरण में इस परख नली में पोटेशियम आयोडाइड का विलयन सम्मिलित करना है। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड भी एक श्वेत ठोस पदार्थ होता है जो जल में घुलनशील है। तो जब हम इन दोनों विलयनों को मिश्रित करते हैं तो क्या मिलता है? एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, और यहाँ हमें ध्यान देना है कि मिश्रण के पश्चात क्या परिवर्तन आएगा। अब देखिए, यहाँ एक चित्र दृष्टिगोचर हो रहा है। आपको चित्र एक दिख रहा होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड मिश्रित होते हैं तब एक पीले रंग का अवक्षेप निर्मित होता है, और इसे हम अवक्षेप का निर्माण कहते हैं। अवक्षेप का अर्थ है एक ऐसा ठोस पदार्थ जो विलयन के भीतर बनता है और नीचे बैठ जाता है, क्योंकि वह ठोस है ना। यहाँ पीले रंग का ठोस बनता है जो कि लेड आयोडाइड है। अब अंतिम चरण है कि विलयन में आए जो परिवर्तन है उनका अवलोकन हमें करना है। तो आप देखेंगे कि एक पीला अवक्षेप हमें निर्मित हुआ है, जो तो समझ जाइए कि ये एक नवीन पदार्थ का निर्माण हो चुका है ना। तो इसका अर्थ है कि जो अभिकारक हैं, जैसे लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, इन्होंने परस्पर अभिक्रिया करने के बाद हमें एक उत्पाद बनाकर दिया है, जो है लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट का एक आप कह सकते हैं विलयन, है ना, पोटेशियम नाइट्रेट विलयन, जिसके अंदर लेड आयोडाइड का ठोस टुकड़ा नीचे बैठा हुआ है। तो आपको सदैव अपने प्रेक्षण लिखने चाहिए, जैसे रंग में परिवर्तन, अवक्षेप का निर्माण, अथवा कोई भी भौतिक परिवर्तन। यह सभी एक रासायनिक अभिक्रिया के प्रमाण होते हैं।
तो ये अभी हमने इस चित्र को समझा है ना। यहाँ पर ये चित्र जो दिया गया है जिसमें एक परखनली दिखाई दे रही है और उसमें किसी पीले रंग के पदार्थ का निर्माण हो रहा है, इसे हम अवक्षेप कहते हैं। शुद्ध हिंदी में हम यही स्पष्ट करते हैं कि जब दो विलयनों को मिलाते हैं तो एक पीले रंग के अवक्षेप का निर्माण यहाँ पर होता है। अतः प्रेक्षण यह है कि एक नवीन पदार्थ निर्मित हो रहा है जो ठोस अवस्था में है और विलयन की तली में बैठ जाता है। तो जब पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को लेड नाइट्रेट के विलयन में मिलाया जाता है तो एक पीले रंग का अवक्षेप का निर्माण होता है और यह एक नवीन यौगिक के बनने का संकेत है। इस प्रक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। जल में अविलय होने के कारण जो नीचे जमा हुआ है वह एक अवक्षेप बच गया है और यह पीला अवक्षेप इस तथ्य का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ये एक रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है। अब हम निष्कर्ष पर आते हैं, परिणाम पर आते हैं। तो जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिश्रित करते हैं तब एक अवक्षेपण अभिक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, इतना तो हमें समझ आ गया। यानी एक नवीन ठोस पदार्थ का निर्माण होता है जो कि विलयन में अघुलनशील होता है। तो वही दिया गया है कि जब एक लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाया जाता है तो एक अवक्षेपण अभिक्रिया होती है। अब हम अगली अपनी क्रियाकलाप पे चलते हैं जो है क्रियाकलाप 1.3। इसमें हमें यह अवलोकन करना है कि रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है, विशेष रूप से जब जस्ते के दानों की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाए। ठीक है, तो इस प्रयोग के माध्यम से हम रासायनिक अभिक्रिया का प्रायोगिक रूप भी समझ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम विधि यानी प्रक्रिया का उल्लेख करते हैं जिसका अर्थ है कि हम इस प्रयोग को किस प्रकार संपन्न करेंगे। सबसे पहले जिंक के कुछ दानों का चयन करना है। ठीक है, जिंक ग्रेन्यूल सूक्ष्म धात्विक टुकड़े होते हैं जो प्रायः रजत वर्ण में दिखाई देते हैं। इन्हें एक शंक्वाकार फ्लास्क अथवा परख नली में स्थानांतरित करें और शंक्वाकार फ्लास्क की जो आकृति है वो शंकु के समान होती है जिसका रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में बहुतायत से उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब अगले चरण में हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अथवा सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाएंगे। तो यहाँ पर आप चित्र भी देख सकते हैं, चित्र 1.2 जिसमें दर्शाया गया है कि जब जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है तब हाइड्रोजन गैस निर्मित होती है और तनु अम्ल का तात्पर्य है कि अम्ल को जल के साथ मिश्रित करके दुर्बल किया गया है। ठीक है, ताकि अभिक्रिया अत्यधिक उग्र ना हो। तो जब अम्ल जस्ते के साथ अभिक्रिया करता है तो बुलबुले निकलते हैं और ये जो बुलबुल है ये हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, इस आरेख को ध्यानपूर्वक देखें। अब आपसे मेरा ये प्रश्न है कि क्या आपको जिंक के दानों के समीप कोई परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहा है? सामान्यतः आपको वहां गैस के बुलबुले दिखाई देंगे जो कि हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस के उत्सर्जन को दर्शाते हैं। इस प्रेक्षण को लिपिबद्ध करना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रयोगात्मक परीक्षाओं में परीक्षक प्राय यही पूछते हैं कि आपने प्रक्षतः क्या अवलोकन किया। अब अगला कदम होगा शंक्वाकार सुराही या फिर परीक्षण नलिका को हाथ से छूना, है ना। तो अगर आप उसको हाथ से छुएंगे तो क्या आपको तापमान में कोई परिवर्तन महसूस होता है? आमतौर पर यह प्रतिक्रिया उष्माक्षेपी होती है, यानी उष्मा निकलती है, इसीलिए सुराही हल्का सा गर्म हो सकती है। इसका मतलब जब आप उसे छुएंगे तो आपको वह गर्म लगेगी। तो रासायनिक प्रतिक्रिया के समय ऊर्जा भी निकल रही है। तो यह महत्वपूर्ण है, यह लिखना ना भूलें। अब हम सबसे पहले जब हम जिंक के दानों तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डालते हैं तो हमें कुछ अवलोकन मिलते हैं। जस्ते के दानों के परितः बुलबुले निर्मित होते दिखाई दे रहे हैं, है ना। अर्थात एक गैस या फिर किसी गैस का निकास हो रहा है। जब भी बुलबुले दिखाई देते हैं इसका तात्पर्य यही है कि अभिक्रिया संपन्न हो रही है और गैस उत्सर्जित हो रही है। ठीक है, तो इस चित्र में भी आप देख सकते हैं कि शंक्वाकार सुराही के भीतर बुलबुले बन रहे हैं और ये बुलबुले किसके हैं? हाइड्रोजन गैस के हैं जो अभिक्रिया के समय निकलती है।
अगला प्रेक्षण यह है कि शंक्वाकार सुराही अथवा परखनली की बाहरी सतह कुछ समय पश्चात गर्म हो जाती है। इसका अर्थ है कि अभिक्रिया के समय ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, यानी यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, यानी ऊष्मा बाहर निकल रही है। अब हम परिणाम की ओर आते हैं, इस गतिविधि के परिणाम की ओर। तो अंतिम निष्कर्ष यह है कि इस अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित होने वाली गैस हाइड्रोजन है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है H2। इसके अतिरिक्त अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निर्मुक्त होती है, जिसके कारण शंक्वाकार फ्लास्क का तापमान बढ़ जाता है और वह स्पर्श करने पर गर्म प्रतीत होती है। अतः इस प्रयोग द्वारा यह सिद्ध होता है कि जस्ते और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की परस्पर क्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है। अब हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान किस प्रकार कर सकते हैं। अर्थात जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो हम अपने आसपास के प्रेक्षणों के माध्यम से उसे कैसे पहचान सकते हैं, पता लगा सकते हैं। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो कुछ विशिष्ट प्रेक्षण होते हैं जो हमें यह सूचित करते हैं कि अभिक्रिया घटित हो रही है। जैसा कि हमने उल्लेख किया, रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित प्रेक्षणों द्वारा पहचानी जाती है। प्रथम प्रेक्षण अवस्था में परिवर्तन है। तो यदि कोई पदार्थ ठोस से द्रव्य या द्रव्य से गैस में परिवर्तित हो रहा है, यह इस तथ्य का स्पष्ट संकेतक है कि एक रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। उदाहरण स्वरूप बर्फ का पिघलकर जल बनना या जल का उबलकर वाष्प में परिवर्तित होना। द्वितीय प्रेक्षण रंग में परिवर्तन होता है, यानी यदि किसी पदार्थ के रंग में परिवर्तन हो रहा है तो ये संकेत है कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। उदाहरण के लिए लौह धातु पर जंग लगने पर उसका रंग कैसा हो जाता है, भूरा हो जाता है। अथवा कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर हम जिंक या जस्ता डालें तो उसका रंग नीले से रंगहीन हो जाता है, यानी अभिक्रिया संपन्न हुई है। तृतीय बिंदु है गैस का उत्सर्जन। तो जब भी किसी अभिक्रिया में बुलबुले बने अथवा गैस निकले तो समझ लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। उदाहरण के लिए सिरके में जब मीठा सोडा डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है। ऐसे ही अम्ल क्षार की अभिक्रिया में भी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अगला प्रेक्षण है तापमान में परिवर्तन। तो अभिक्रिया के समय ऊष्मा मुक्त होती है या फिर उसका अवशोषण होता है, अर्थात तापमान में वृद्धि होती है या फिर वह कम हो जाता है, तब भी अभिक्रिया संपन्न हो रही होती है। एक और महत्वपूर्ण प्रेक्षण है अवक्षेप का निर्माण, यानी जब दो विलयनों को परस्पर मिश्रित किया जाता है तो कोई ठोस पदार्थ नीचे बैठ जाता है तो उसे अवक्षेप कहा जाता है। जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को मिश्रित करने पर श्वेत अवक्षेप बनता है। अब अगर दैनिक जीवन के कुछ उदाहरणों को देखें, जैसे कि भोजन का पचना, श्वसन और लोहे पर जंग लगना, ईंधन का दहन, ये सभी वास्तविक जीवन में घटित होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। अब तक हमने जिन गतिविधियों का अध्ययन किया, यानी गतिविधि 1.1 से 1.3 तक, उनमें से प्रत्येक में उपयुक्त परिवर्तनों में से कोई ना कोई परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। अब हम रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरणों का विषय शुरू कर रहे हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं को दो तरीकों से निरूपित किया जा सकता है। सबसे प्रथम है शब्द समीकरण, मतलब जब हम अभिक्रिया में सम्मिलित होने वाले अभिकारकों और उत्पादों के नाम लिखते हैं बिना किसी चिन्ह या सूत्र के। और दूसरा तरीका है रासायनिक समीकरण, यहाँ पे हम अभिकारक और उत्पाद के वास्तविक रासायनिक सूत्र लिखते हैं। तो अब हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में एक महत्वपूर्ण भाग पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है शब्द समीकरण। तो इसका अर्थ है हम रासायनिक अभिक्रियाओं को शब्दों में किस प्रकार लिखते हैं और उसके नियम क्या है यह समझेंगे। तो सबसे प्रथम बिंदु यह है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम अत्यंत संक्षिप्त अर्थात लघु एवं स्पष्ट रूप में शब्द समीकरण के द्वारा लिख सकते हैं। जिस प्रकार गणित में समीकरण होते हैं ठीक वैसे ही यहाँ भी अभिकारकों एवं उत्पादों को शब्दों में लिखा जाता है। अगला बिंदु है कि शब्द समीकरण यह दर्शाता है कि किस प्रकार अभिकारक,
उत्पादों में परिवर्तित होते हैं और इनके मध्य एक तीर लगाया जाता है जो अभिक्रिया की दिशा को प्रदर्शित करता है। इसका अर्थ है अभिकारकों से उत्पादों का निर्माण होता है और तीर यह संकेत देता है कि परिवर्तन किस दिशा में हो रहा है। अब ये एक महत्वपूर्ण नियम है कि अभिकारक सदैव बाईं ओर लिखे जाते हैं और यदि एक से अधिक अभिकारक हो तो उनके मध्य धन चिन्ह लगाया जाता है। अब उत्पादों की चर्चा करें तो उत्पाद सदैव दाईं ओर लिखे जाते हैं। ठीक है, जो तीर का निशान है उसके दाईं ओर लिखे जाते हैं। और यदि एक से अधिक उत्पाद हों तो उनके मध्य भी धन चिन्ह लगाया जाता है। एक लघु किंतु महत्वपूर्ण बिंदु कि तीर का जो शीर्षक है यानी जो नोक है वह सदैव उत्पादों की ओर ही संकेत करती है और अर्थात तीर का जो अग्रभाग होगा उत्पादों की दिशा में होता है जो यह दर्शाता है कि अभिक्रिया किस दिशा में संपन्न हो रही है। अब एक उदाहरण देखते हैं। जब मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो वह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है ना। तो यहाँ उसी उदाहरण का शब्द समीकरण दिया गया है। तो मैग्नीशियम धन ऑक्सीजन, अब हमें यहाँ दिया गया तीर का निशान और तीर का जो नोक है वो उत्पाद की तरफ है, तो उत्पाद क्या हुआ हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो अभिकारक हुए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन और उत्पाद हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ते हैं। पहली चीज, यदि हम शब्दों के स्थान पर रासायनिक सूत्रों का उपयोग करें तो समीकरण अधिक संक्षिप्त और उपयोगी हो जाते हैं। जैसे कि पूर्ण नाम लिखने के स्थान पर अगर हम प्रतीकों या सूत्रों का प्रयोग करने से समीकरण लिखना और समझना सरल हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैग्नीशियम को Mg और ऑक्सीजन को O2 लिखना है ना। तो अगर कहीं Mg लिखा है तो आप समझ सकते हैं कि वो मैग्नीशियम की बात हो रही है और O2 लिखा है तो ऑक्सीजन की बात हो रही है। अब हम एक उदाहरण देखते हैं मैग्नीशियम के दहन का शब्द समीकरण। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या निर्मित होता है, इसका शब्द समीकरण देखते हैं। तो देखिए मैग्नीशियम, इसमें हमने ऑक्सीजन को जोड़ दिया, ये दोनों अभिकारक हुए और हमारा जो उत्पाद बना वो हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब छात्रों अगर हम इस अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखें तो और ज्यादा स्पष्ट हो जाता है। तो देखो रासायनिक समीकरण हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। मैग्नीशियम को हमने लिख दिया Mg, ऑक्सीजन को लिख दिया O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया MgO। ठीक है, अब एक और उदाहरण देखते हैं, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया। इसमें जो शब्द समीकरण है वह इस प्रकार होगा, जिंक धन सल्फ्यूरिक अम्ल और तीर का निशान उत्पाद की तरफ यानी जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। ठीक है, अब यदि हम इसका शब्द समीकरण को रासायनिक समीकरण में परिवर्तित करें तो यह इस प्रकार लिखा जा सकता है, जिंक को हम लिख देंगे Zn धन सल्फ्यूरिक अम्ल का हम सूत्र लगाएंगे H2SO4 और फिर तीर का निशान उत्पाद की तरफ और उत्पाद क्या है जिंक सल्फेट ZnSO4 और हाइड्रोजन यानी H2। ठीक है, अब चलिए एक उदाहरण देखते हैं। यह प्रश्न है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना द्रव्यमान संरक्षण के नियम को कैसे दर्शाता है, यह आपको बताना है। अब हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो हम रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, क्या जरूरत है, इसका सीधा और मुख्य कारण है विज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण नियम जिसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। समीकरणों को संतुलित करना इसी नियम को सुनिश्चित करता है। तो यह नियम बहुत ही सरल है, ये कहता है कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें भाग लेने वाले पदार्थों का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। आप ना तो कोई नया द्रव्यमान बना सकते हैं और ना ही पुराने को पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। द्रव्यमान बस एक से दूसरे रूप में बदलता है। अब नियम को समीकरण में कैसे लागू करें, यह सुनिश्चित करने के लिए द्रव्यमान संरक्षित रहे हमें यह देखना होता है कि जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया के पहले यानी अभिकारक पक्ष और अभिक्रिया के बाद यानी उत्पाद पक्ष, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। अगर परमाणुओं की संख्या बराबर होगी तभी उनका कुल द्रव्यमान बराबर होगा। याद रखें परमाणु ही मिलकर द्रव्यमान बनाते हैं, इसीलिए यदि हम परमाणुओं की संख्या बराबर कर दें तो इसका गणितीय परिणाम
यह होता है कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादकों के कुल द्रव्यमान के ठीक बराबर हो जाता है और हमारी जो संतुलन है वह समीकरण में आ जाता है। अंततः यह सब मिलकर यह प्रदर्शित करता है कि अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान संरक्षित रहता है। इसका अर्थ रासायनिक अभिक्रिया के समय द्रव्यमान कहीं भी लुप्त नहीं होता, बल्कि यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। यह नियम प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया पर लागू होता है, चाहे वह सरल हो या फिर जटिल। इसीलिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना रसायन विज्ञान का एक आधारभूत कौशल है। आज हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण अध्याय का एक महत्वपूर्ण भाग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है कंकाली रासायनिक समीकरण। ठीक है, इस अवधारणा को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना अनिवार्य है। तो जब हम कोई रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो सबसे पहला काम यह करना चाहिए कि तीर के निशान के बाईं ओर अभिकारक पक्ष और दाईं ओर उत्पादक पक्ष मौजूद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या की सावधानी पूर्वक गिनती करनी चाहिए और फिर उनकी आपस में तुलना करनी चाहिए। यदि गणना करने पर आपको मिले कि दोनों पक्षों में हर तत्व के परमाणुओं की संख्या बिल्कुल समान है, तभी वह एक संतुलित समीकरण कहलाती है। लेकिन अगर परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है तो समीकरण असंतुलित माना जाएगा, और ऐसा इसलिए क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार दोनों पक्षों का द्रव्यमान बराबर होना अनिवार्य है। एक ऐसा असंतुलित रासायनिक समीकरण जिसमें केवल अभिकारकों और उत्पादों के सूत्रों का उपयोग किया गया हो, उसे रासायनिक समीकरण का ढांचा या फिर कंकाली रासायनिक समीकरण कहा जाता है। यहाँ एक उदाहरण दिया है, मैग्नीशियम Mg धन ऑक्सीजन O2, और ये इससे हमें उत्पाद मिल रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO, है ना। अब ये जो हमें समीकरण हमने देखे एनसीईआरटी समीकरण 1.2, इसका यह तात्पर्य है कि जब मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तब यह अभिक्रिया संपन्न होती है, किंतु समीकरण अभी कंकाली अवस्था में है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के परमाणुओं का संतुलन नहीं है। आप देखेंगे जो बाईं ओर है ऑक्सीजन 2 है और दाईं ओर ऑक्सीजन 1 ही है। 2 ऑक्सीजन परमाणु अभिकारक पक्ष पर हैं और 1 उत्पाद पक्ष पर है। अब इन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं कि आज के व्याख्यान का क्या सारांश है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो रासायनिक अभिक्रिया का अर्थ होता है जब एक या एक से अधिक पदार्थ जिन्हें हम अभिकारक कहते हैं परस्पर क्रिया करके पूर्णतः नवीन पदार्थों का निर्माण करते हैं, जिन्हें उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान इसके कुछ विशिष्ट संकेतक होते हैं। ठीक है, जैसे अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, तापमान में परिवर्तन या तो वृद्धि या कमी, है ना, अथवा किसी ठोस पदार्थ का निर्माण जिसे अवक्षेप कहते हैं। इन सभी के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब कुछ वास्तविक जीवन के उदाहरण हमने देखे, जैसे दूध का खट्टा होना, लोहे पर जंग लगना अथवा हमारे शरीर में भोजन का पाचन, ये सभी रासायनिक अभिक्रियाओं का उदाहरण है। अब हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों की तुलना करेंगे, तो इन दोनों के मध्य अंतर समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह परीक्षाओं में प्रायः यह प्रश्न पूछा जाता है। तो भौतिक परिवर्तन में ये भौतिक परिवर्तन जो है अस्थायी होते हैं और इन्हें उत्क्रमणीय माना जाता है। क्यों? क्योंकि परिस्थितियों को बदलने पर पदार्थ अपनी मूल अवस्था में वापस लौट सकता है। जैसे कि बर्फ का पिघलकर जल बनना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जल को पुनः जमा कर बर्फ प्राप्त की जा सकती है। वहीं रासायनिक परिवर्तन होती है जैसे कि लकड़ी का जलना। अब लकड़ी अगर जलती है तो राख और धुआं और गैस बनती है। अब आप उस राख से पुनः लकड़ी प्राप्त नहीं कर सकते। इसी कारण से रासायनिक परिवर्तन को अनुत्क्रमणीय या अपरिवर्तनीय या स्थायी परिवर्तन कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि रासायनिक समीकरण किस प्रकार लिखे जाते हैं। अब यह प्रक्रिया जो है 2 चरणों में पूरी होती है। पहला चरण है शब्द समीकरण, यानी अभिक्रिया में सम्मिलित अभिकारकों और उत्पादों का पूर्ण नाम लिखना। तो इस प्रकार हम कैसे लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे जैसे मैग्नीशियम धन ऑक्सीजन, फिर ये हमें देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। बाईं ओर क्या है, अभिकारक, दाईं ओर क्या है, पदार्थ, उत्पाद, है ना।
अब द्वितीय चरण जो है वह है रासायनिक समीकरण। इसमें हम रासायनिक सूत्र और प्रतीकों का उपयोग करते हैं और अभिक्रिया को अधिक संक्षिप्त और स्पष्ट रूप में दर्शाते हैं। उदाहरण देखिए, मैग्नीशियम Mg धन ऑक्सीजन O2, इससे हमें मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO। यहाँ हमने सभी पदार्थों के रासायनिक सूत्र लिख दिए। इससे वैज्ञानिक अथवा कोई भी छात्र सरलता से समझ सकता है कि कौन सा परमाणु परस्पर अभिक्रिया कर रहे हैं और किस उत्पाद का निर्माण हो रहा है। यदि हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं किंतु उसमें अभिकारकों और उत्पादों के पक्षों में परमाणुओं की संख्या समान नहीं है, तो उसे कंकाली रासायनिक समीकरण कहा जाता है। और इसका मतलब है कि यह समीकरण अभी संतुलित नहीं है। समीकरण को संतुलित करना अनिवार्य होता है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। सदैव समीकरण को संतुलित करना ना भूलें। इसी के साथ यह व्याख्या यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।